ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप और आज हम प्राइम डिबेट कर रहे हैं कि देश में इस वक्त जो सियासी हलचल है वो किस तरफ जाती दिखाई दे रही है और खास तौर से उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार क्यों कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बार बार घिर जाती है। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम राजनेता अमर सिंह जी हैं, हमारे साथ शिवपाल सिंह यादव वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, अनिला सिंह युवा महिला नेता प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, हमारे साथ चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह हैं, हमारे साथ रमा रमण जी जुड़े हुए हैं, लगातार सीईओ हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के। इसके अलावा के विक्रम राव साहब बेहद ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम स्टूडियो में डिबेट को आगे बढ़ाएं इससे पहले हम जरा रमा जी से एक सवाल करना चाहते हैं, एक भरोसा उनसे लेना चाहते हैं क्योंकि कई सारे फोन कॉल्स आते हैं नोएडा की खूबसूरती से जुड़े हुए। रमा साहब, बड़ा मौका है प्रदेश की जनता को इस वक्त आपको सुनने का। सर, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, अभी यहां जब हम ब्रेक पर थे तो अनिला जी भी अपनी चिंता जाहिर कर रही थी कि नोएडा की खूबसूरती और ज्यादा बढ़े, नोएडा और ज्यादा हाईटेक बने। हम देख रहे थे पिछले हफ्ते जब आपने सीसीटीवी कैमरों से इस शहर को लैस किया था, बाकायदा एक कार्यक्रम रखा था, उसके लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, सर ये बता दीजिए। देखिए, इस समय पूरा फोकस शासन का और वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से विकास हो और समाज के हर वर्ग के लिए विकास हो। सर, विकास हो ये तो ठीक बात है, जैसे बुनकरों के लिए रमा सर विकास हो ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप उस जगह पे हैं जहां विकास होना है, यानी जहां से विकास को निकलना है। सर, क्या क्या होने जा रहा है नोएडा में आने वाले कुछ दिनों में, ये प्लीज बताइए सर। देखिए, बुनकरों के लिए बुनकर भवन बन रहा है, जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए जो साइकिल से चलते हैं तो सुरक्षित सफर के लिए साइकिल ट्रैक बनाया जा रहा है। इसके अलावा शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति पे पूरा काबू हो तो पूरे शहर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है। अभी सेक्टर 18 में हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इसी तरह से शहर के सभी चौराहों पे लगेंगे जी। नोएडा ऐसा शहर है जहां पे मेट्रो के 3 रूट पे एक साथ काम चल रहा है और करीब 40 किलोमीटर पे काम चल रहा है जी। और दिल्ली के बाद ये देश का ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा लंबाई में मेट्रो रूट पे काम चल रहा है। इसके अलावा सिटी बस सेवा यहाँ पे लॉन्च होने जा रही है। जो पेयजल की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे गंगा जल हर सेक्टर में पहुंचा दिया गया है। हर घर हमारा सीवर लाइन से जुड़ा हुआ और हर एक बूंद सीवर का सीवेज ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है हमारे यहाँ जी। और मैं समझता हूं कि पर्यावरण में सुधार करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा पार्क यहाँ पे बनने जा रहा है। 2500 एकड़ में ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर वन विभाग के सहयोग से इको पार्क बनने जा रहा है। और रास्तों पे जाम न लगे, लोगों को आवागमन सुगम हो, इसके लिए यमुना पे एक पुल ऑलरेडी बन रहा है, 2 पुल और बनने जा रहे हैं। इसके अलावा 2 एलिवेटेड रोड, अंडरपासेस और सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। और जो हमारा नोएडा ग्रेटर नोएडा है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया है जी। और देश का सबसे अच्छा शहर है, इस मायने में सबसे अच्छा हाईवे है हमारा जो हाईवे है नोएडा से आगरा तक का यमुना एक्सप्रेसवे है। तो ये ऐसे चीजें हैं जो कि हम नोएडा के लोगों को सुलभ होने जा रही है। और नोएडा में 27 नए पार्क बना रहे हैं। जो हमारे जो ग्रीन बेल्ट हैं उनमें सघन वृक्षारोपण करके हम पर्यावरण में सुधार कर रहे हैं जी। हम फलदार पौधे लगा रहे हैं जिससे कि चिड़ियों को भी भोजन मिले। तो इस तरह से हम विकास के हर आयाम पे काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में नोएडा देश का सबसे ज्यादा डायनेमिक प्रगतिशील शहर होगा। बिल्कुल, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। हम बिल्कुल सर ये उम्मीद कर रहे हैं। अनिला सिंह जी शायद एक सवाल रखना चाहती हैं। अनिला सिंह जी कुछ कहना चाह रही हैं तो प्लीज कहें सर। रमन साहब, मैं बहुत
तो छोटे छोटे से 3 प्रश्न आपसे करूंगी और बहुत छोटे छोटे से आप उत्तर दे दीजिए उनके। पहली बात कि मैं आपका साधुवाद करती हूं कि इतने सारे पार्क आप लेकर आ रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में, पर मेरा प्रश्न ये है कि पार्क आएंगे बहुत अच्छी बात है, परंतु आज की तारीख में ये लगता है कि नोएडा जो पूरा शहर है एक कूड़े के ढेर पर बसा हुआ है। तो सफाई के लिए आप क्या कर रहे हैं उस विषय में बताइए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नोएडा में पिछले 3 वर्ष से तो मैं जानती हूं यहाँ एक कायदे का ओलंपिक साइज पूल नहीं है, ना तो स्टेडियम में है, ले देकर गोल्फ कोर्स में एक स्विमिंग पूल हुआ करता था, वो 3 वर्ष से वो भी बंद है। तो नोएडा जैसे शहर में एक ओलंपिक साइज पूल नहीं है, उसके लिए आप क्या क्या कहेंगे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, नोएडा जो जाना जाता है एक उद्योग नगरी की तरह, वहां पे जो उद्योग हैं वो आए दिन बंद होते चले जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे। यहाँ एक बात और मैं भी कहना चाहूंगा जी प्लीज सर, कि गोल्फ कोर्स के में सुधार की जरूरत है। जी जी नोएडा गोल्फ कोर्स की हालत जो पहले थी, जब हम लोग नोएडा का काम देखते थे जी, और इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, न मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, हाथ जोड़ के विनती है, बड़े अधिकारी आला अधिकारी हैं और हर मौसम में फलने फूलने वाले अधिकारी। जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छे रमा सर प्लीज अधिकारी जवाब बोले दीजिए। कि उनसे कि वो नोएडा गोल्फ कोर्स में को ठीक कर दें। जी जी जी, देखिए मैं चारों सवाल का एक एक करके जवाब दूंगा। जी। जो सफाई व्यवस्था के संबंध में जो प्रश्न उठाया गया है उसमें मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी इसकी प्रक्रिया में बदलाव के लिए सार्थक कदम उठाया है। जल्दी ही हर घर से कूड़ा इकट्ठा करने, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होगा और उस कूड़े को सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कूड़े में सेग्रीगेट करके कॉम्पैक्टर पॉइंट्स पे ले जाया जाएगा और वहां से फिर सीधे उस कूड़े को एनर्जी में और खाद में कन्वर्ट करने के लिए जो ले जाया जाएगा, जिससे कि शहर में आगे आने वाले 6 महीनों के बाद ये शहर बिल्कुल साफ सुथरा दिखे, कहीं भी कूड़ा आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरा आपने स्विमिंग पूल की बात उठाई थी, तो स्विमिंग पूल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो नोएडा का स्टेडियम है सेक्टर 21 का, उसमें इंडोर स्टेडियम बन रहा है और ऑल वेदर ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल 1 साल में बनकर तैयार होगा। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में भी एक स्विमिंग पूल आगे 2 महीने के भीतर बनकर तैयार होने जा रहा है और जो गोल्फ कोर्स का स्विमिंग पूल है उसका भी टेंडर हो गया है और आगे 1 से 1.5 साल में गोल्फ कोर्स का स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो जाएगा। जो उद्योगों को लेकर भी एक सवाल था। गोल्फ कोर्स की बात उठाई गई तो उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो गोल्फ कोर्स का जो ग्रीन है, इस समय एनसीआर का सबसे बढ़िया ग्रीन खेल रहा है, ये सभी लोग तारीफ करते हैं। कैटरिंग के बारे में शिकायत मिली थी कि कैटरिंग सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, खान पान में क्वालिटी में गिरावट आई है, तो अभी 31 अक्टूबर को जो कैटरर था उसे बदल दिया गया है और आज 1 तारीख से नया कैटरर वहां आ गया है और हमें उम्मीद है गोल्फ कोर्स में जो कैटरर जो खान पान की क्वालिटी है उसमें सुधार होगा। चलिए धन्यवाद, हम और अनिला सिंह खाना सुधार खाएंगे। होगा। जी बहुत शुक्रिया। जी, एक सवाल ब्रिज जी भी करना चाहते हैं। स्वागत है। रामारमन जी, मेरा आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट जरूर है कि यहाँ पे जिस प्रकार से तमाम बड़ा पैनल यहाँ बैठा हुआ है, एक सुविधा कुछ नोएडा अथॉरिटी में ऐसी भी बना दीजिए कि अमर सिंह जैसे वरिष्ठ लोग जो खासतौर से देखिए जो कि अपने पद का दुरुपयोग ना करते हुए भी अगर सदुपयोग करते हुए अगर आपसे कोई काम कह रहे हैं तो कोई ऐसा सिस्टम बनाइए कि इन लोगों को शिकायत ना हो, कोई ऐसा सिस्टम बनाइए। नहीं ठीक है, छोड़ दीजिए वो बात, वो अच्छे अधिकारी हैं, सिस्टम मैंने बन पहले ये व्यक्तिगत प्रश्न है, इस पे जवाब देना ठीक है, व्यक्तिगत को सार्वजनिक मंच पे जवाब देना ठीक है। रमा सर बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद ये करेंगे कि जितना भी भरोसा आपने हमें दिलाया है अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर से इन 4 सवालों पर, वो विद इन टाइम पूरा हो जाए और नोएडा जो रहने की बहुत अच्छी जगह दिल्ली एनसीआर की मानी जाती है वो उस पायदान पर टिकी रहे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हम जरा देश के दूसरे मुद्दों की तरफ रुख करते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया कि चौथे चरण की वोटिंग बिहार में आज हो रही है, 55 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अनिला सिंह जी क्या उम्मीद करके चल रही हैं
जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे विश्वास बढ़ता जा रहा है या फिर टूटता जा रहा है, कुछ छूटता जा रहा है? नहीं, विश्वास हमारा मजबूत है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बिहार में जो है एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार के जो वासी हैं वो बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ाने वाले हैं। उन्होंने लालू यादव जी का भी टेन्योर देख लिया है। नीतीश जी जो है पिछले 1.5 वर्ष में उन्होंने किस प्रकार से वहां पे शासन किया है वो भी छुपा नहीं है कि दलितों के एक नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और बेइज्जत करके वहां से उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। तो ये पूरी जो प्रदेश, बिहार के प्रदेश के जो वासी हैं वो देख रहे हैं, विकास पे वो वोट करने वाले हैं और जहां विकास का नाम आता है वो भारतीय जनता पार्टी का नाम उससे जुड़ा हुआ है। तो इस बार विकास के नाम पर वोटिंग होगी और निश्चित अब यहाँ पे मैं भी रहूंगी और आप भी रहेंगे और मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। बिहार में जो है एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए, हम जरूर 8 तारीख को बैठेंगे जब हम विश्लेषण कर रहे होंगे। शिवपाल जी, आप बिहार के चुनाव में क्या कुछ होता हुआ देख रहे हैं? ये सवाल आपसे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब नेताजी मुलायम सिंह जी बिहार में अपनी कुछ चुनावी सभाओं को करने के लिए गए तो उन्होंने बीजेपी सरकार के कामकाज की तारीफ कर दी, जिससे चर्चा ये होने लगी कि शायद समाजवादी पार्टी के मुखिया बीजेपी को बैक कर रहे हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं। देखिए, हमारे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूरियां हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमेशा समाजवादी पार्टी और नेताजी ही लड़े हैं और अब भी हमारी भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से दूरियां हैं। अब हमारी पार्टी भी वहां पर लड़ रही है। अब हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी बिहार में खड़ी हो, बस ये है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूरियां हैं और कांग्रेस से भी दूरियां हैं। अब आगे चल के अपनी पार्टी खड़ी करके। शिवपाल जी, ये दूरियां दिखती तो नहीं है? ये बिल्कुल दूर। अभी जिक्र कर रहे थे अमर सिंह जी कि मोदी जी मुलायम सिंह जी की तारीफ करते हैं और किसी सामान्य बैठक में नहीं, सार्वजनिक मंचों से तारीफ करते हैं। आप उसको गलत परिप्रेक्ष्य में कह रहे और हैं। मुलायम सिंह जी, चुनाव जैसा संवेदनशील मसला चल रहा है वहां बीजेपी सरकार की जो कार्यशैली है उसकी तारीफ कर रहे हैं। आप गलत परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। नहीं, आपने कहा ना कि सार्वजनिक मंचों से तारीफ की। तारीफ, राजनीति में तारीफ बुरी नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पूरे जीवन विरोध रहा नेहरू से, लेकिन जब नेहरू के निधन के बाद उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई का हमारा शानदार नायक नहीं रहा। और सुनिए आप, दीनदयाल उपाध्याय, आदरणीय अडवाणी जी मध्यस्थ थे, 5-6 जन ऑर्गेनाइजर में पत्रकार थे अडवाणी जी, और अडवाणी जी ने डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय और लोहिया की बैठक करवाई थी और अखंड भारत दीनदयाल जी का और भारत बंगला पाकिस्तान महासंघ या स्वदेशी, ऐसे मुद्दों पर दीनदयाल उपाध्याय और लोहिया जी के विचारों में कोई विरोधाभास नहीं था। तो राष्ट्र की सुरक्षा, संसद ठीक से चले, उसमें कोलाहल ना हो, सीमा पर सुरक्षा, इन मुद्दों पर मुलायम सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया। ठीक सर। ये तो हाँ, एक फर्क है, एक अंतर है। तो आज की राजनीति ऐसी हो गई है। आदरणीय कमलापति त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनसंघ के जौनपुर के राजा यादवेंद्र दुबे के निकटतम मित्र थे और मजाक में तो लोग ये कहते थे कि अगर कमलापति के मंत्रिमंडल में मंत्री बनना है तो जनसंघ के नेता दुबे जी से सिफारिश करवा दो। वैचारिक मतभेद को गैंगवार में परिवर्तित करना ये आज की प्रवृत्ति हो गई। और मुलायम सिंह जी धुर कांग्रेस विरोधी रहे हैं, और क्यों ना हो, झूठा मुकदमा उनके ऊपर लगाया गया। कांग्रेस की सरकार हमने बचाई, यह त्रासदी है। परमाणु करार का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया खुलेआम। ठीक सर। परमाणु करार का विरोध खुलेआम अमेरिका की ओबामा की पार्टी ने किया, डेमोक्रेटिक पार्टी ने, वहां रिपब्लिकन पार्टी ने साथ दिया और परमाणु करार संभव ही नहीं होता। मैं मनमोहन सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने एक साक्षात्कार में, विजुअल साक्षात्कार में कहा कि अमर सिंह और मुलायम सिंह ने मना कर दिया था समर्थन करने के लिए, कलाम के कहने से समर्थन दिया, क्योंकि कलाम ने कहा कि कोयला नहीं है और चीन और पाकिस्तान मिलकर के यह करार नहीं होने देना चाहते हैं।
और करार तब होता अगर सरकार बचती। ठीक तो सर। सरकार बचाने का परिणाम क्या मिला? अमर सिंह को जेल भेजा गया। तो मुलायम सिंह का कांग्रेस विरोध स्वाभाविक है। मुलायम सिंह को 40 सीटें कांग्रेस को दी गई। नीतीश कुमार आकर के अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं, और जिन नीतीश कुमार को, लालू जी को दबा करके मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री घोषित करवाया, उनका सार्वजनिक अपमान कर रहे हैं। 2 ले लो, 3 ले लो। अगर मुलायम सिंह जी का कोई जनाधार बिहार में नहीं है तो कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार है कि 40 दिया गया, तो उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। और अब वामपंथी दल के येचूरी को क्यों नहीं कहते कि वो मोदी का दलाल है? वो भी तो चुनाव लड़ रहा है, वो वैसी को क्यों नहीं कहते? नहीं अमर सिंह सर, पार्लियामेंट में जब कार्रवाई नहीं चलती है, मुलायम सिंह जी की तारीफ समझ में आती है जब वो ये कांग्रेस को चेतावनी देते हैं कि आप कामकाज होने दीजिए। लेकिन बिहार बीच चुनाव में खड़ा है, उस वक्त अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया बीजेपी सरकार की कार्यशैली की तारीफ करें तो इसके मायने हम क्या निकालें? कार्यशैली की नहीं, कुछ कार्यों की, कुछ घटनाओं की। देखिए, राई का पहाड़ मत बनाइए। नरेंद्र मोदी जी ने भी समाजवादी पार्टी की नहीं, मुलायम सिंह जी की तारीफ की। ये संभव है। हम भी नरेंद्र मोदी जी के बहुत मित्र रहे हैं। हमारी गुजरात में हमारा विवाह हुआ है, प्रधानमंत्री बनने के बाद दूरी हुई है। जब तक वो मुख्यमंत्री रहे 20 वर्षों तक हमारे संबंध रहे, निरंतर रहे। और मैं सार्वजनिक कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी मना कर दें कि हमारे उनके संबंध नहीं रहे, बहुत घनिष्ठ संबंध रहे। अब अरुण जेटली जी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे बड़े मित्र रहे, और अरुण जेटली जी आज भी है, राजनाथ सिंह जी आज भी है। तो व्यक्तिगत मित्रता का मतलब, संबंध का मतलब यह नहीं है कि हम सैद्धांतिक रूप से विरोधी रहे। आचार्य कृपलानी और सुचिता कृपलानी पति पत्नी थे, अलग अलग दल में थे, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन भी तो चल जो रहा था। सार्वजनिक मंचों से हमें जो सुनाई दिखाई दे रहा है वो व्यक्तिगत तारीफ है, व्यक्तिगत कुछ बिंदु पर तारीफ है, पूरी समग्रता के साथ नहीं है। कोई नानाजी देशमुख ने समाजवादी पार्टी ठीक का है अधिवेशन करवा दिया तो क्या उस संघ छोड़ दिया अच्छा उन्होंने? ठीक है सर, आप ये बताएं सर कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है आपका। निश्चित रूप से इसके लिए साधुवाद हम देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का कुछ खराब हुआ तो परम पूज्य मोहन भागवत जी ने जो आरक्षण के विरोध में एक बार बोला तो लगा कि मुंह से निकल गया होगा, दूसरी बार बोला। चुनाव के दौरान 3 बार उन्होंने आरक्षण का जो विरोध किया और उसको मुद्दा बनाया लालू जी ने उग्र रूप से कि पिछड़ा विरोधी है और संघ आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी शरीर, और सत्य भी है। गांधी जी की हत्या के बाद जब आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया था तो भारतीय जनसंघ की उत्पत्ति हुई। और आज भी जो संगठन मंत्री होता है, आजकल रामलाल जी हैं जी, वो संघ के पर्यवेक्षक है नजर रखने के लिए। इसके पहले भी जो लोग थे वो संघ का, मैं जानता हूं, मैं राजनीति को बहुत अच्छी भलीभांति जानता हूं और उसकी प्रक्रियाओं से भी परिचित हूं। और राज्य में जो संगठन मंत्री होता है वो विधायक नहीं होता, लेकिन उसके कहे बिना मुख्यमंत्री की चूलें नहीं हिलती। तो हमारे मित्र बनारस में रहते थे अरविंद मेनन जी, आज वो शिवराज से ज्यादा प्रमुख व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश में। और जो संघ की पृष्ठभूमि के लोग नहीं हैं, वो चाहे मेनका गांधी हो या वरुण गांधी हो, उनकी उन्नति जो है एक सीमा के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ठहर जाती है। उनके ऊपर एक वो है। तो आज मोहन भागवत जी का बिहार चुनाव के दौरान आरक्षण के विरोध में दिया गया बयान जी, इसका इसी समय हरियाणा में एक दुखद घटना दलित परिवार में, और उस पर मैं नहीं समझता बीके सिंह जी ने जो कहा उनका वो तात्पर्य होगा। मैं जानता हूं बीके सिंह जी को, मैं राजनीति के लिए राजनीति नहीं करता, बीके सिंह जी को मैं जानता हूं, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से उसका प्रोजेक्शन हुआ, उस प्रोजेक्शन का भी जो महादलित को हटाया गया और ये जो एक और जो ओवैसी के खड़े होने से जो मतों का एक विभाजन उन्होंने कहा, एक तो ओवैसी पूरी जगह खड़े नहीं हुए, 3-4 जगह खड़े हुए। और मुलायम सिंह जी का क्रोध कहिए, प्रतिक्रिया कहिए कि दाल हमने बनाई, पानी हमने डाला, पतीला हमने चढ़ाया, लालू और नीतीश का झगड़ा हमने मिटाया, और जब सब हमने करा लिया तो नीतीश दिल्ली आकर के हम बैठे कि नीतीश कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी आप, मैं आ रहा हूं। तो पता चला मुलायम सिंह जी बैठे में वो राहुल गांधी से मिल करके 40 सीटों का बंटवारा करके चले गए और कहा मुलायम सिंह 3 ले लो। तो ये एक मुलायम सिंह जी और जितने लोहिया समर्थक रहे हैं जी, और मुलायम सिंह जी का और मेरा आज आपको बता दूं जीवन में गतिरोध ही यही हुआ, इसी बात पर हुआ
कि अमर सिंह तुमको क्या मिला इस सरकार का समर्थन करके? जेल, चार्जशीट। आज भी हमारा उनका अगर विरोध होता है तो इस मुद्दे पर होता है। और आज ये भी बता दें, संघ और भारतीय जनता पार्टी के बूते का नहीं था। जो एक अटल जी के एक मत से हारने के बाद जो सरकार नहीं बनी थी, जिसमें सोनिया जी का नाम आया था प्रधानमंत्री पद के लिए, ये अगर समाजवादी पार्टी ने नहीं रोका होता तो कांग्रेस इनके रुके नहीं रुकी। लेकिन सर, बिहार में बीजेपी का भविष्य, अमर सिंह जी एक लाइन में, बिहार में बीजेपी का भविष्य, हम कार्यक्रम खत्म करें इससे अच्छा था, अब नहीं। इन घटनाओं से कुछ गड़बड़ लगता है। तो क्या नीतीश लालू फुल मैंडेट? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मैं तो सफोलॉजिस्ट हूँ योगेंद्र यादव की तरह, न तो मैं ज्योतिषी हूँ गुरुआनंद की तरह, जो तिरुपति वाले हैं, जो ओबामा के गुरु हैं। यानी बीजेपी नहीं आ रही है, इस बात को लेकर आप आश्वस्त हैं? ये आश्वस्त नहीं हूं मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के आने की जितनी संभावना थी वो इन घटनाओं से कुछ छीड़ हुई। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का इतनी लंबी चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए। शिवपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साधना प्राइम न्यूज के स्टूडियो में आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। अमर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनिला सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिज जी आपका शुक्रिया, और के विक्रम राव साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका धन्यवाद। रमा रमण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस वक्त जो स्थिति परिस्थिति दिखाई दे रही है उसमें देश की सियासत एक नाजुक मोड़ पर है, और तमाम विश्लेषक ये मानते हैं कि बिहार का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन उसके बाद यानी 8 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो धीरे धीरे गरमाना शुरू होगी। जो कुछ हम देख रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में, ये उसी से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइम एजेंडा में आज बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।